पार्शियल इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, हमने लैंड रिफॉर्म्स कराए तो उसके अंदर 5 पॉइंट पढ़े, ठीक है ना। कौन कौन से 5 पॉइंट पढ़े थे? पहला था आपका इंटरमीडिएटरीज को खत्म कर देना, ठीक है। और क्या था? दूसरा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, ठीक है। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग और रेगुलेशन ऑन ऑफ रेंट और कोऑपरेटिव फार्मिंग, ये 5 तरीके के सुधार किए गए थे। इन सुधारों के करने के बावजूद जो डेवलपमेंट या रिफॉर्म, जो सुधार जो हुआ, वो सुधार पूर्ण तरीके से अच्छे तरीके से हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? इसके पीछे 2 रीज़न दे सकते हैं हम, ठीक है। तो वही पॉइंट हमारा नेक्स्ट है कि पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन क्यों रहा, अधूरा सुधार जो है, सुधार जो रहा वो अधूरा क्यों रहा। पहला पॉइंट ये था कि जो ज़्यादातर मामलों में जो जमींदार जो थे वो खुद ही खेत पे उतर गए और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई हम ही तो खेती करते हैं, हमसे ज़मीन कैसे ले लोगे आप, ठीक है। मैंने अभी तुम्हें क्या बताया था कि जमींदार जो है वो खेती करते नहीं थे, करवाते थे वो। पर जब चेकिंग होने लग गई कि भाई जो खेती नहीं कर रहा है और जो खेती कर रहा है उन्हीं को ज़मीन दे दी जाएगी, तो जमींदारों ने क्या किया? किसानों को भगा दिया, भगा के खुद ही ज़मीन पर उतर के कि भाई हम ही तो खेती करते हैं। तो भाई तुम इससे कैसे कह दोगे कि भाई तुमसे ज़मीन छीन लेंगे हम? ज़्यादातर केसेस में तो यही हुआ। आई बस है। उसके बाद क्या है कि दूसरा लैंड सीलिंग के बारे में बात हुआ। ये तो लैंड सीलिंग भी ज़्यादा कारगर नहीं साबित हुई। क्यों? क्योंकि एक परिवार है, उसने क्या किया? अपने पापा के, अपने मामा के, अपने जीजा के, अपने फूफा के नाम पे ज़मीनें कर दी और उससे क्या हुआ? अपनी ज़मीन की होल्डिंग छोटी कर ली और छोटी करने से क्या वो कोटा के अंदर आ गया, तो उससे ज़मीन नहीं छीन पाई गवर्नमेंट, और हालांकि ज़मीन उनके पास ज़्यादा है। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये 2 रीज़न थे। इन 2 रीज़न की वजह से क्या है कि जो लैंड रिफॉर्म जो थे वो प्रॉपरली जो है सुधार जो है अच्छे से नहीं हो पाया था, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे अब जरा बात करते हैं कि तकनीकी सुधार में कौन कौन से हैं, ठीक है। तकनीकी सुधार पहला है टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म है, HYV टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। HYV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। ये HYV क्या है? एक बीज के टाइप है, जो सीड्स होते हैं ना फसल के, वो सीड्स के ना एक उसको क्या कहते हैं केमिकल फैक्ट्री वो बोलते हैं, साइंटिफिकली रिसर्च करके उसको वो एक बनाया गया बीज होता है, ठीक है। वो बहुत हाई क्वालिटी के बीज होते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ दी जाए, जो चीज़ उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे पेस्टिसाइड्स चाहिए होते हैं उनको क्या है कि वो इंसेक्टिसाइड्स चाहिए होते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं इरिगेशन फैसिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है, अच्छा खासा सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए, पानी, खाद, उर्वरक, सब चीज़ें अगर प्रॉपर मात्रा में दी जाए तो लगभग 4 गुना फसल देते हैं वो। जो नॉर्मल बीज से फसल आती है उससे 4 गुना ज़्यादा फसल आती है, ठीक है। तो ये एक उन्नत क्वालिटी, जो बहुत हाई क्वालिटी के जो बीज होते हैं, ठीक है। HYV बीजों का रासायनिक खाद तथा कीटनाशक दवाइयों का साथ प्रयोग करने से के कारण कृषि उत्पादकों के स्तर में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, ठीक है। क्या किया गया कि हमने HYV सीड्स का इस्तेमाल किया और उससे जो है बहुत ही ज़्यादा तेज वृद्धि हुई, ठीक है, प्रोडक्शन के अंदर। और इस तेज वृद्धि को ही हमने रिवॉल्यूशन के नाम से जाना, क्रांति लेकर के आया ये, ठीक है। और इसका नाम दे दिया गया हरित क्रांति। क्यों? क्योंकि हरित का मतलब होता है कृषि, हरा, ग्रीन, ठीक है, और क्रांति रेवोल्यूशन, ठीक है। इसलिए हमने इसको नाम दिया ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है जी। कब से कब आया था? सबसे पहले 1967 में, 67-68 में लागू किया गया था इसे, और 67-68 में ही इतना तेजी से इंक्रीमेंट हुआ प्रोडक्शन के अंदर कि 25% ज़्यादा आउटपुट दिया हर साल से। पहले साल में, जिस साल में अप्लाई किया गया था उसी साल में, और अभी तो इरिगेशन फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी थी भी नहीं, सिंचाई की सुविधा ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ठीक है। तब जो है वो 25% ज़्यादा एक्सेस जो है वो निकला। हालांकि 4 गुना ज़्यादा फसल देने की ताकत होती है HYV सीड्स में। आई बात समझ में? ठीक है जी। तो एलिमेंट ऑफ HYV टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से एलिमेंट यूज है। सबसे पहले तो बीज का ही सारा कमाल था इसमें, तो है ना। तो बीज क्या था? 1965 में भारतीय कृषि अधिक उपज देने के लिए बीज के परंपरावादी बीजों को, मतलब जो ट्रेडिशनल जो बीज हम लोग यूज करते थे, उसकी जगह पे हम लोगों ने क्या किया, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो बीज है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ठीक है। और उसके इस्तेमाल से जो है प्रोडक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। दूसरा पॉइंट है कि इन बीजों को इस्तेमाल करने के लिए कुछ कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी? आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ में आई बात? और देखो इतना ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा कि हमारे अभी ऑन एन एवरेज एक साल के अंदर 227.28 लाख टन केमिकल फर्टिलाइजर सर हर साल यूज होता है इंडिया के अंदर।
तो मतलब कहने का है बीज तो बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, पर अच्छी वो केमिकल फर्टिलाइजेशन बहुत ज़्यादा नीड थी उनको, पानी की बहुत ज़्यादा नीड थी, ठीक है ना। कंडीशन ऐसी थी उसको यूज़ करने की कि वो फिर बड़े फार्मर्स के लिए फ़ायदेमंद था, छोटे फार्मर के लिए नहीं फ़ायदेमंद हो पा रहा था, ठीक है। तो एचवाईवी बीजों का प्रयोग वृद्धि के साथ रासायनिक खाद के प्रयोग में काफ़ी वृद्धि हुई। फर्टिलाइजेशन में एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार जो है 2018-19 में 227.28 लाख टन फर्टिलाइजेशन का इस्तेमाल हुआ है पूरी इंडिया के अंदर, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है कि फसल संरक्षण, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड फॉर क्रॉप। और ये इस तरीके के बीज थे कि इसके ऊपर जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनके हमले भी बहुत ज़्यादा होते हैं इसके ऊपर। अभी कुछ क्वालिटी इसकी ऐसी है, जैसे टिड्डियों का हमला, बैक्टीरियाज का हमला, कीड़ों का हमला बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर। तो बहुत ज़्यादा है तो पत्ते खा जाएंगे, फसल खा जाएंगे, फसल बर्बाद हो जाएगी। तो प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ गई। अब प्रोटेक्शन किससे करा जाएगा? पेस्टिसाइड से। पेस्टिसाइड समझ में आता है? केमिकल्स होता है, पूरे खेत में छिड़का दिया जाता है, उससे क्या होता है, फसल को नुकसान नहीं पहुंचता, सिर्फ कीड़े मर जाते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। तो फसलों को बीमारी तथा कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए एचवाईवी बीज का प्रयोग तथा के साथ कीटनाशक दवाइयों का भी प्रयोग आवश्यक है, ठीक है। इसके लिए 14 केंद्रीय पौधे संशोधन सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर बनाए गए, रिसर्च करने के लिए कि कैसे कीड़ों को किस टाइप के केमिकल से मारा जाना चाहिए। पता चले तुमने कीड़े मारने के लिए केमिकल डाले और फसल के साथ साथ हम भी मर लिए, है ना। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि फसल को जहरीला बना दे, और भाई कीड़े ने तो बैठना ही फसल के ऊपर है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से तो रिसर्च सेंटर खोले गए 14, ठीक है। और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी चलाए गए बहुत सारे, ठीक है। ये हर साल टिड्डी दल का हमला होता है, देखा है ना तुमने, 10 मिनट में पूरी फसल को खा जाता है पूरे, इतने ज़्यादा टिड्डे होते हैं, करोड़ों की संख्या में टिड्डे होते हैं वो, ठीक है। तो इतना बड़ा नुकसान तो गवर्नमेंट झेल नहीं सकती ना। तो इसके लिए क्या है कि पूरा मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया गया कि कभी अगर ऐसे अटैक होते हैं तो उन अटैक से कैसे बचना है, ठीक है। रेगुलर जो नॉर्मल कीड़े लग जाते हैं, जड़ों में कीड़े लग जाते हैं, पत्तियों में कीड़े लग जाते हैं, उनसे कैसे बचना है, ठीक है। तो इसके लिए अलग से मैनेजमेंट किया गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एक्सटेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। 4 चीज़ों की जरूरत पड़ी हम लोगों को, समझ में आई बात? बीज हो गया, ठीक है, फर्टिलाइजर हो गया, ठीक है, उसके बाद पेस्टिसाइड्स हो गया, और चौथा हो गया इरिगेशन फैसिलिटी, इरिगेशन सिंचाई की सुविधा, ठीक है। क्योंकि इनको जो है हर 2 दिन में पानी चाहिए होता है। अगर ये बीज अगर लगा रहे हो आप तो इनको पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, रेगुलर बेसिस पे पानी चाहिए होता है इनको, ठीक है। तो इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रमुख और लघु सिंचाई परियोजना देश के विभिन्न भागों में लागू किए गए। 1951 में केवल 17% भूमि सिंचाई योग्य के अंतर्गत थी। अब जरा देखो जी, मतलब 1951 में हमारे देश के हालात क्या थे कि पूरे देश के अंदर सिर्फ 17% जो ज़मीन थी ना, वहाँ पे रेगुलर इरिगेशन की फैसिलिटी थी। अब जब चाहो तब पानी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी की ज़मीन पे मौसम के भरोसे चलता था, ठीक है। पर यही चीज़ बढ़ करके जो है आज कितनी हो गई है? 45% हो गई है। मतलब अभी भी ज़्यादा खास इंक्रीमेंट नहीं है, पर फिर भी जहाँ 17% थी वो अब 45% हो गई है। 45% ज़मीन पे हर समय पानी की सुविधा उपलब्ध होती है इंडिया के अंदर अब, ठीक है। तो समझ में आ गया एलिमेंट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन के ऊपर पूरा का पूरा शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो पहले ग्रीन रिवोल्यूशन समझा देना है।